एक्शन। नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 5 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उर्दू के एक शायर हुए हैं वसीम बरेलवी साहब, और उनका एक बहुत ही प्यारा शेर है जिसमें वो कहते हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो फिर हर बात सुनी जाती है। और उनकी ये बात सिर्फ बात पर ही सीमित नहीं है, जब आप मजाक करते हैं तब भी ये बात लागू होती है। मजाक करने से पहले भी आपको ये समझना होता है कि मजाक किसके साथ किया जा रहा है और किन परिस्थितियों में किया जा रहा है। आज का ये किस्सा विमल चौधरी का किस्सा है। विमल दिल्ली में ही काम करते हैं और गुड़गांव के समीप दिल्ली में ही रहते हैं। इससे पहले कि ये किस्सा आगे बढ़ाया जाए, इस किस्से का नाम है हाईवे गैंग। तो चलिए सुनिए ये किस्सा और बनिए किस्से का हिस्सा। ताजा ताजा कोरोना अभी गया था, लॉकडाउन खुल चुका था। लॉकडाउन के खुलते ही सब लोगों ने सबसे पहले जो काम किया वो अपने ट्रैवल प्लान्स बनाने का काम किया। शायद सब लोग लॉकडाउन के चलते घर में बैठे बैठे कुछ बोर हो चले थे। बहुत से मौकों पर इसे रिवेंज टूरिज्म भी कहा गया कि कोरोना ने हमें बंद किया, अब बदला लेने की बारी है, तो चलिए घूम फिरा कोरोना को दिखाते हैं कि हमें भी अभी भी कुछ तेवर बाकी है। अगर आप दिल्ली या एनसीआर रीजन में रहते हैं और आपका घूमने का मन होता है तो आसपास की जगहों में या तो आप हिमाचल या उत्तराखंड की पहाड़ियों की ओर रुख करते हैं या फिर राजस्थान की ओर जाते हैं। राजस्थान में भी दिल्ली निवासियों की सबसे पहली पसंद जयपुर शहर। खूबसूरत शहर भी है और यहाँ पर तरह तरह की चीजें भी होती हैं, जैसे आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में विमल चौधरी ने अपने दोस्तों को फोन किया और कहा कि देखिए, घर बैठे बैठे हम सब तंग हो ही चुके हैं, तो चलिए गाड़ी उठा जयपुर हो आए। दिल्ली से जयपुर की दूरी करीबन 273 के आसपास है। बेहतरीन हाईवे है, तो ऐसे में अगर आप गाड़ी ले जयपुर की ओर जाते हैं तो 5 से 6 घंटों में जयपुर पहुंचा जा सकता है। और 5 से 6 घंटे भी इसलिए क्योंकि बहुत से मौकों पर आपको ट्रैफिक जाम मिलता है। आज जयपुर जाने के लिए बहुत से दूसरे रास्ते भी हैं, नए नए हाईवेज का निर्माण भी किया गया है, पर आमतौर पर जो कि सबसे पॉपुलर रूट है जयपुर जाने का, वो गुड़गांव से दारूहेरा से नीमराना होते हुए। ये लोग 6 दोस्त थे जिन्होंने जयपुर जाने का कार्यक्रम बनाया। विमल के किसी एक दोस्त के पास स्कॉर्पियो गाड़ी भी थी। अब महिंद्रा स्कॉर्पियो एक मजबूत बड़ी गाड़ी है, तो ऐसे में 6 दोस्त उस गाड़ी में जा सकते हैं। हाँ, थोड़ी तंगी होगी, लेकिन जब 6 दोस्तों का साथ हो तो फिर मस्ती का आलम दूसरा ही रहता है। तो इन लोगों ने फटाफट कार्यक्रम बनाया कि काम खत्म कीजिए, शाम को 6 साढ़े 6 बजे निकलेंगे और 11-12 बजे तक हम जयपुर पहुंच ही जाएंगे।
ये दोस्तों का साथ है, बेहतरीन रास्ता है, रास्ते में बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे आप खान पीन के लिए रुक भी सकते हैं। तो ऐसे में ये बढ़िया प्लान लगा सभी को। तो सभी दोस्तों ने हामी भरी। विमल चौधरी अपने 5 दोस्तों के साथ जयपुर के प्रोग्राम को ले अब तैयार था। तयशुदा समय पर ये लोग दिल्ली से निकल गए। 6 साढ़े 6 बजे का समय था जब ये लोग दिल्ली से निकले। दिल्ली से निकल, क्योंकि ये गुड़गांव के समीप ही रहते हैं, दिल्ली से निकल ये गुड़गांव मेन हाईवे पर आ गए। आजकल आप इसे नेशनल हाईवे 48 के नाम से जानते हैं। कुछ समय पहले तक 2010 तक इसे NH8 कहा जाता था। फिर सरकार को लगा कि रूट्स के नाम को थोड़ा रैशनलाइज किया जाए और ईस्ट से वेस्ट इस तरह से सड़कों का नाम दिया जाए कि किसी ना किसी तरह का लॉजिक बन जाए। तो उसी क्रम में NH8 को बदलकर NH48 कर दिया। आज इस रूट पर बहुत से टोल प्लाजा भी हैं जहां पर आपको गाड़ियों का टोल देना पड़ता है। टोल के पीछे लॉजिक ये है कि आपको बेहतर सड़कें और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। बहुत से मौकों पर आप जब टोल पर जाते हैं तो आज की डेट में आप फास्टैग की मदद से ही अपना टोल टैक्स अदा करते हैं। कुछ समय पहले तक आप कैश दिया करते थे और अक्सर आप ये भी देखा करते थे कि टोल पर बहुत से लोगों का आपस में मनमुटाव भी रहता है, लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ जाती है। पर फिर भी टोल के अपने मायने हैं। तो विमल चौधरी अपने 5 दोस्तों के साथ सफेद कलर की स्कॉर्पियो में बैठ जयपुर की ओर अग्रसर हो गए। गुड़गांव से निकल 1-2 टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद ये लोग मानेसर पहुंचे। मानेसर से निकल अब ये लोग दारूहेड़ा की तरफ अग्रसर थे। दारूहेड़ा पहुंचने से पहले जो टोल आता है, टोल प्लाजा पर विमल ने, क्योंकि उस समय गाड़ी चला रहे थे, टोल प्लाजा पर गाड़ी रोकी। विमल और टोल प्लाजा के लोगों के बीच अब वार्तालाप होने लगा। एक बात और, क्योंकि ये 5-6 दोस्त एक साथ जयपुर जा रहे थे तो इनका आइडिया था कि मस्ती करते चलेंगे। तो ऐसे में साथ में विस्की और वाइन की बोतल्स भी थी और गुड़गांव नेशनल हाईवे पर पहुंचते हुए ही इन लोगों ने विस्की और वाइन की बोतलों को खोल भी लिया था। टोल प्लाजा पर जैसे ही ये लोग पहुंचे और विमल ने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो टोल प्लाजा के आदमी ने इनकी गाड़ी के अंदर झांकते हुए बोला कि आप लोग कहां जा रहे हैं। ऐसे में विमल को लगा कि टोल प्लाजा के आदमी को टोल लेना चाहिए, ज्यादा बात करने की क्या जरूरत है। तो उसने मस्ती भरे अंदाज में बोला कि हम लोग मस्ती करने जा रहे हैं। टोल प्लाजा पर बैठा हुआ आदमी शायद कुछ प्रवृत्ति से ज्यादा ही जिज्ञासु था। उसने फिर से एक नजर कार के अंदर डालने की कोशिश करी और पूछा, आप लोग कितने लोग हैं। विमल के साथ ड्राइविंग सीट के दूसरी तरफ ध्रुव, उसका मित्र, बैठा था। ध्रुव को ना जाने क्या हुआ कि उसे टोल प्लाजा के आदमी का इतना सवाल पूछना अच्छा नहीं लगा। तो उसने पलट कर कहा कि आप अपने काम से काम कीजिए, आप हमसे टोल के पैसे लीजिए और इस तरह की बातों का क्या मतलब है। टोल प्लाजा के आदमी को अभी भी शायद उनका ये सिग्नल समझ नहीं आया कि ये लोग उनसे बातचीत करने में कोई ज्यादा इच्छुक नहीं है। वो लगातार उनसे यही जानने की कोशिश कर रहा था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसे में विमल ने चुटकी लेते हुए कहा कि देखिए साहब, हम लोग बहुत जल्दी में, आप टोल काटिए और हमें जाने दीजिए, क्योंकि पीछे गाड़ी में डिक्की में एक लाश रखी थी। यहां हम आपको बता दें कि इनमें से एक दोस्त स्कॉर्पियो में सबसे तीसरी सीट पर जाकर करीबन सोने की मुद्रा में था। तो दूर से देखने में सच में यही प्रतीत हो रहा था कि शायद कोई लाश पड़ी। हालांकि ये सब मस्ती के लिए किया गया था। पर ना जाने इनकी बातों को सुन टोल प्लाजा के व्यक्ति को क्या लगा कि उसने फट से इनका टोल टैक्स काटा, इनके पैसे वापस किए और इन्हें जाने दिया।
ये लोग भी टोल प्लाजा से निकले और अब हंसते हुए आगे की ओर बढ़ चले। ध्रुव और बाकी मित्रों ने भी विमल से कहा कि देखिए, तुमने सटीक जवाब दिया और उसके बाद उसकी सारी इंक्वायरी बंद हो गई, वरना वो तो अपने आप को कोई पुलिस वाला समझ बैठा था। इस तरह के सवाल जवाब कर रहा था कि जैसे हमारी पेशी कर रहा। टोल प्लाजा से निकल अब ये दारूहेरा और दारूहेरा के बाद नीमराना के रास्ते पर थे। इस बीच वाइन और विस्की का दौर चल पड़ा था। कार में कारोबार हो चला था। अभी ये आगे बढ़ते कि इन्हें लगा कि पीछे से कहीं से एक सायरन की आवाज आ रही। आमतौर पर हाईवे पुलिस या एम्बुलेंस इस तरह की जब गाड़ियां आती हैं तो आपको सायरन की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसे में इन्हें लगा कि सामान्यतः कोई पुलिस हाईवे की गाड़ी या एम्बुलेंस होगी, पर अगर ये हाईवे पुलिस है तो इन्हें अपनी गाड़ी में जो ये कारोबार कर रहे हैं उससे बचना होगा। तो ऐसे में इन लोगों ने अपने ग्लास नीचे किए और इन्हें लगा कि चलिए हाईवे पुलिस को या एम्बुलेंस को आगे जाने देते हैं और फिर धीरे धीरे अपना सफर जारी करेंगे। सायरन की जो आवाज इन्हें आ रही थी अब वो लगातार इनके पास आती जा रही, लेकिन कहीं से भी जो गाड़ी सायरन बजा रही है वो उनसे आगे जाने की कोशिश नहीं कर रही, वो लगातार इनके पीछे चल रही। अब इन्हें थोड़ी टेंशन हुई। टेंशन इस बात को लेकर हुई कि ये 6 लोग स्कॉर्पियो में नशा कर रहे हैं, वाइन और विस्की का सेवन कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर इन्हें पकड़ा जाता है तो पुलिस वाले अब इनसे पूछताछ करेंगे और तंग करेंगे और चालान भी हो सकता है। ऐसे में इनके पूरे के पूरे सफर का मजा खराब हो सकता है। आंखों ही आंखों में दोस्तों ने इशारा किया और विमल ने गाड़ी को गति दे दी। उन्हें लगा कि चलिए थोड़ा तेज चलाते हैं और आगे जाकर कहीं किसी ढाबे पर रोकेंगे और ऐसे में हम पुलिस वाले या हाईवे पेट्रोल को गच्चा दे सकते हैं। अभी इन्हें इस बात का भी पूरी तरह से अंदेशा नहीं था कि क्या ये एम्बुलेंस है, हाईवे पुलिस है या किसी वीआईपी की गाड़ी। ये आगे बढ़ते रहे और सायरन की आवाज लगातार इनका पीछा करती रही। इससे पहले ये नीमराना के पास पहुंचते, फ्लाईओवर से ठीक पहले इन्हें लगा कि सड़क पर आके नाकाबंदी हुई। आमतौर पर हाईवे पर इस तरह पुलिस के बैरिकेड्स नहीं होते। जब आप किसी शहर या किसी छोटे कस्बे में जाते हैं तो बैरिकेड लगा दिया जाता है ताकि चेकिंग हो सके और ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सके। पर हाईवे पर इस तरह का बैरिकेड कभी लगा हुआ नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि उससे एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि गाड़ियां तेज गति से चलती हैं। बैरिकेड को देखते ही विमल ने गाड़ी को आस्ते किया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक आधा दर्जन पुलिस वाले बैरिकेड के पास पहुंचे और उन्होंने बैरिकेड की ओपनिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब विमल और विमल के साथियों के पास अपनी स्कॉर्पियो को वहां से निकाल ले जाने का कोई रास्ता नहीं। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, पीछे से आती हुई गाड़ी जो सायरन बजा रही थी वो भी ठीक इनके पीछे आ खड़ी हो गई। अचानक उसमें से भी पुलिस वाले उतरे। विमल अब अपने रियर व्यू मिरर पर यह सब देख रहा था। परेशानी का सबब तब हुआ जब वो पुलिस वाले उस गाड़ी से उतरे। उनके हाथों में बंदूकें तनी और बंदूकों का रुख विमल और उसके साथियों की गाड़ी की तरफ। इन सब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इन्हें लगा कि आज गाड़ी में नशा करना भारी पड़ा। न जाने ऐसी क्या बात हो गई और अब न जाने क्या होगा। पुलिस वाले इनके पास पहुंचे और इन सबको गाड़ी से उतरने को कहा। एक एक करके इन सबको गाड़ी से उतारा गया। विमल और विमल के साथी अभी ये सोच ही रहे थे कि शायद अब गाड़ी की छानबीन होगी, तलाशी ली जाएगी और तलाशी में फिर
वाइन और विस्की की बोतलें निकलेगी और फिर शायद इन्हें चालान किया जाएगा, शायद गाड़ी को इम्पाउंड किया जाएगा। जयपुर जाएंगे, मस्ती करेंगे, ये सब ख्याल उड़ गए थे। अभी ये सोच ही रहे थे कि पुलिस वालों का अगला कदम क्या होगा कि इनमें से एक पुलिस वाले ने इशारा करते हुए विमल के दो साथियों को गाड़ी में बैठने को कहा और बाकी के लोगों को ले वो पुलिस की दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। स्कॉर्पियो के पास अब विमल, ध्रुव और विमल का एक और साथी था, जबकि 3 लोग अब पुलिस के साथ जा पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। ड्राइविंग सीट पर विमल की जगह अब एक पुलिस वाला बैठा था। ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट जहां पहले ध्रुव बैठा था, वहां पर अब एक दूसरा पुलिस वाला बैठ गया। और मजा तो इस बात में था कि जो ड्राइविंग सीट पर पुलिस वाला बैठा था, उसने दूसरे पुलिस वाले से कहा कि इन पर नजर रखिएगा। नजर रखने के मायने ये निकले कि दूसरे पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकाल विमल, ध्रुव और विमल के दूसरे साथी पर तानी। स्कॉर्पियो और पुलिस की गाड़ी अब इन्हें ले वहां से चल पड़ी। इससे पहले कि ये सब कुछ सोच पाते, पुलिस वाले गाड़ी को ले अब हाईवे से उतर लेफ्ट साइड को पटौदी की ओर निकल पड़े। जब तक ये लोग हाईवे पर थे, इन्हें लग रहा था कि ये शहर के किसी बड़े हिस्से में हैं, हाईवे पर हैं, सेफ हैं। लेकिन अब पुलिस वाले इन्हें ले एक दूसरी सड़क पर चल पड़े। रात को जहां हाईवे पर बहुत चहल पहल रहती है, कनेक्टिंग रोड्स पे उतना ट्रैफिक नहीं होता। ऐसे में जब हालात विपरीत हों, ये आपको सच में डरा सकता है। विमल और विमल के साथी अब पुलिस वालों की एक तरह से कैद में थे। धीरे धीरे गाड़ी किसी अनजान डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रही थी, जिसके बारे में विमल और विमल के साथियों को कुछ भी मालूम नहीं था। गाड़ी में बैठते ही पुलिस वालों ने विमल और विमल के साथियों से कहा कि ना तो तुम लोग किसी तरह से किसी फोन का इस्तेमाल करोगे और ना ही किसी को कॉल करने की तुम्हें इजाजत है। ये बात उन्हें और डराने के लिए काफी थी। डरने की बात एक और थी कि लगातार ये लोग वायरलेस पर किसी मैसेज का रिप्लाई भी करते जा रहे थे और फिर एक मैसेज आया और इसका रिप्लाई सुन विमल और विमल के साथी पूरी तरह से डर गए। वायरलेस पे जो मैसेज आया, उसके जवाब में इन सभी पुलिस वालों ने कहा कि हमें वो लोग मिल गए हैं जिनकी तलाश थी। हमने हाईवे गैंग को पकड़ लिया। विमल और विमल के साथी इस कदर भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि वे पुलिस वालों से ये पूछें कि आपने हमें क्यों पकड़ा है। हाईवे गैंग का नाम सुनते ही ये लोग पूरी तरह से डर गए। इन्होंने पुलिस वाले से कहा कि देखिए, हम कोई गैंग नहीं हैं, हम तो सब दोस्त हैं और हम जयपुर घूमने जा रहे थे, लेकिन पुलिस वाला इनकी कोई बात सुन नहीं रहा था। या यूं कहें कि उन्हें इनकी बात में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट या दिलचस्पी नहीं थी, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होता। अंधेरी सड़क पर स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पीछे ट्रेल करती हुई पुलिस की जीप या जिप्सी चली जा रही थी। इन्हें लेकर अब ये एक लोग छोटी सी चौकी पर पहुंचे। आमतौर पर पिक्चर्स में या बड़े शहरों पर हम पुलिस स्टेशन देखते हैं, ये एक लंबी चौड़ी इमारत होती है, अंदर बहुत से कर्मचारी होते हैं। पर अगर आप किसी कस्बे या छोटे गांव के पुलिस स्टेशन या चौकी में जाएंगे तो आप पाएंगे कि एक साधारण सा कंपाउंड रहता है। विमल और विमल के साथियों के लिए ये एक नया अनुभव था और बिल्कुल भी दिलचस्प अनुभव तो नहीं था।
जैसे ही गाड़ी रुकी, इन्हें लगभग धकेलते हुए ये लोग चौकी के अंदर लाए। एक कोने में शायद वो पुलिस इंस्पेक्टर का कमरा था, एक हॉल था और हॉल में कुछ एक लकड़ी के बेंच लगे हुए थे। विमल और विमल के सभी साथियों को पुलिस वाले ने इशारा कर बेंच पर बैठने को कहा। कहां तो आप तफरी करने के लिए दोस्तों के साथ दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं और गाड़ी में भी बहुत अच्छा माहौल बना है और सडनली पूरा का पूरा माहौल बदल गया। मस्ती की जगह अब ये लोग खासी टेंशन में थे। टेंशन का आलम ये था कि ये दोस्त आपस में भी बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अकस्मात इनके साथ हुआ क्या। तभी आधा दर्जन पुलिस वाले चौकी के अंदर आए। उनमें से एक ने इन्हें इंस्पेक्टर साहब के कमरे में जाने को कहा। 2-3 पुलिस वाले इन्हें ले इंस्पेक्टर साहब के कमरे में पहुंचे। इनसे इनका नाम पता सब कुछ पूछा गया। जो जानकारी वो तभी से पुलिस वाले को दे रहे थे कि ये लोग तो दिल्ली से आए हैं, जयपुर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। एक बार फिर वही सब कहानी रिपीट हुई। एक एक कर सबसे एक ही तरह के सवाल पूछे गए। इस बात से ये लोग और डरे कि निशानदेही के नाम पर खाली रजिस्टर पर स्टैंप पैड पर निशान लगा इनके अंगूठे के निशान भी लिए। विमल और विमल के सभी साथी अपने आप को किसी क्रिमिनल की तरह महसूस करने लगे। इनसे इनके सारे फोन और दूसरे इक्विपमेंट्स ले लिए गए। जूतों के लेसेस से लेकर बेल्ट तक सब इनसे ले लिया गया और इन्हें एक कोने में जाकर जमीन पर बैठने को कहा। इन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अब किया जाए। इस स्थिति में ये अपने आप को पूरी तरह से लाचार महसूस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा था कि शायद ये सब कुछ एक सपना है और अभी इनकी नींद खुलेगी और फिर ये अपने आप को जयपुर में ही पाए। आमतौर पर इस तरह की स्थिति में आप कल्पना करते हैं कि सब कुछ सपना ही हो और जब आंख खुले तो सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ देर में कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद इंस्पेक्टर साहब बाहर आए और अपने सिपाहियों को निर्देश दिया कि इन सबको लॉकअप में बंद कर दीजिए। ऑफिस, घर, यार दोस्त, मस्ती, ये सब तो विमल और विमल के साथियों ने खूब देखा था। सलाखों की पीछे की जिंदगी आज पहली बार देख रहे थे। इन्हें उस जगह का भी कुछ मालूम नहीं था जहां इन्हें लाया गया। सभी को पकड़ थाने में लॉकअप में बंद कर दिया गया और बाहर से गेट लगा दिया गया। 6 के 6 दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि किया क्या जाए। अपनी स्थिति पे रोना तो आ रहा था, पर रोकर ये अपने आप को कमजोर भी नहीं दिखाना चाहते थे। विमल का एक साथी संजय के पिता पुलिस में, दिल्ली में किसी थाने में वो उस समय इंस्पेक्टर थे। लेकिन आलम यह था कि अभी किसी की भी बात सुनी नहीं जा रही थी। तो संजय ये भी नहीं बता पा रहा था कि जी मेरी पिताजी से बात करवा दीजिए या मेरे पिताजी खुद पुलिस में। इससे पहले कि ये कोई भी बात करने के लिए अपना मुंह खोलते इन्हें चुप करा दिया जाता। इस पूरी परिस्थिति में इन लोगों को फंसे अब लगभग 2 घंटे हो चुके थे। धीरे धीरे रात गुजरती रही।
कुछ देर तो इन लोगों ने आपस में एक दूसरे से बात की, एक दूसरे का थोड़ा हौसला बढ़ाया। फिर कहीं किसी पहर इन्हें नींद आ गई। नींद इसलिए भी आ गई कि इन्हें लग रहा था कि चलिए सो ही जाते हैं, अब सुबह ही कुछ होगा और शायद नई सुबह नई आशा के साथ आए। आपस में बात करते हुए ये एक दूसरे को ये भी समझा रहे थे कि कभी ना कभी तो हमें फ़ोन मिलेगा, कभी ना कभी हमें एक फ़ोन कॉल करने का मौका भी मिलेगा और फिर उस फ़ोन कॉल के ज़रिए हम अपने यार दोस्तों या परिवार वालों को पूरा घटनाक्रम के बारे में बताएंगे। विमल और विमल की दोस्तों की बात माने तो सलाखों के पीछे जब आप पुलिस स्टेशन के अंदर होते हैं तो माहौल पूरी तरह से अलग होता है। आप हर पल डरते हैं। सोने से पहले जब भी वायरलेस सेट पर, जो कि शायद चौकी के किसी कोने में रखा था, जब इन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती तो इन्हें यही लगता था कि शायद इन्हीं के लिए कोई मैसेज है। इन्हीं में से एक दोस्त ये भी कह रहा था कि शायद हमारा एनकाउंटर ही हो जाए। विमल और विमल के दूसरे साथियों ने समझाया कि साहब देखिए, अभी हम बहुत बुरी स्थिति में हैं, आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए और इस तरह की नेगेटिव बातें मत कीजिए, क्योंकि इससे तो हमारा हौसला और गिरेगा। यही सब होते होते जागते सोते रात किसी तरह से गुजरी। जब स्थिति विकट हो तो आपको बाकी की चीजें शायद नहीं सताती। लॉकअप के अंदर ठंडा फर्श था, ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, पर ये सब बातें अब बेमानी थी। इन्हें तो ये लग रहा था कि किसी तरह लॉकअप का दरवाजा खुले और इन्हें आज़ादी मिले या कम से कम अपनी बात कहने का मौका तो मिले। रात गुजरी और सुबह हुई। सुबह होने के बाद एक बार फिर चौकी में थोड़ी चहल पहल दिखाई दी। विमल और विमल के साथियों ने आवाज लगा पुलिस वालों से कहा कि साहब हमारी बात सुनिए, हमें निकलने दीजिए, हमारे घर वालों को बताइए या हमें फोन करने दिया जाए। पर कोई उनकी किसी बात को सुन ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था कि शायद उनका अपना कोई एजेंडा है और उसी एजेंडे के तहत सब लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि इनके पास घड़ियां भी नहीं थी तो इन्हें यह भी मालूम नहीं पड़ रहा था कि सुबह कितने बज गए। एक लंबे इंतजार के बाद, और आपको मालूम है अगर आप इस स्थिति में हो तो एक एक पल बहुत भारी हो जाता है। एक लंबे इंतजार के बाद रात वाले इंस्पेक्टर साहब एक बार फिर आए। उनके आते ही अब ये लोग सब सचेत हो गए कि शायद अब बातचीत का मौका मिले, लेकिन वो सीधे अपना कमरे में चले गए। करीबन 10, 12, 15 मिनट के बाद एक पुलिस वाला इन सब के पास आया और लॉकअप का दरवाजा खोल इन्हें इंस्पेक्टर साहब के कमरे में जाने को कहा। जब ये इंस्पेक्टर साहब के कमरे में पहुंचे तो वो किसी बड़ी सी फाइल के अंदर कुछ काम करने में मशगूल थे। बिना कोई आवाज किए ये लोग एक तरफ होकर खड़े हो गए। ये इंतजार कर रहे थे कि इंस्पेक्टर साहब अपना काम खत्म करें तो इंस्पेक्टर साहब से कोई वार्तालाप किया जाए। उन्हें इस तरह बीच में टोकना या रोकना शायद ठीक नहीं था, और जिस स्थिति में ये सब थे उस स्थिति में तो बिल्कुल ठीक नहीं था। खैर, इंस्पेक्टर साहब का काम खत्म होता इससे पहले इंस्पेक्टर साहब के कमरे में 2 पुलिस वाले और आए। इन लोगों को इन 6 दोस्तों ने पहले यहां नहीं देखा था। इनमें से एक लेडी पुलिस ऑफिसर थी और एक मेल पुलिस ऑफिसर था। ये सीधे इंस्पेक्टर साहब के पास गए और धीमे स्वर में इंस्पेक्टर साहब से कुछ डिस्कशन करने लगे। फिर उन दोनों पुलिस वालों ने घूमकर इन 6 लोगों की तरफ देखा जिनकी आंखों में मायूसी दिखाई दे रही। फिर हंसते हुए उस लेडी पुलिस वाले ने जो कहा उसको सुन इन 6 के 6 की जान में जाना। उस लेडी पुलिस ऑफिसर ने कहा कि देखिए, असली कल्प्रिट
आइडेंटिफाई हो गए हैं और हमें मालूम है कि आप 6 के 6 दोस्त इनोसेंट हैं। ये सुन विमल और विमल के साथियों का खुशी से शायद रोना निकल गया। न जाने कितने नेगेटिव ख्याल उनके जहन में अभी तक थे। इस एक बात को सुन उन्हें ऐसा लगा कि शायद सर से भारी बोझ उतर गया। विमल बाद में अपने दोस्तों को ये कहता हुआ दिखाई पड़ जाता है कि मुझे लगा कि मैं दौड़ कर जाऊं और उस लेडी पुलिस ऑफिसर को एक जप्फी दे दूं जाकर। शुक्र है कि विमल ने उस दिन ऐसा कुछ नहीं किया। बहरहाल जैसे ही इन दोस्तों ने ये बात सुनी, अब इनका थोड़ा सा हौसला बढ़ा। विमल, ध्रुव और संजय ने अब पुलिस वाले से कहा कि सर, हम तो आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो सभी दोस्त जयपुर घूमने निकले। हम तो शायद इसलिए तेज गाड़ी चला रहे थे कि हमें लग रहा था कि हमने ड्रिंक किया हुआ है और शायद हमारा चालान हो जाएगा। फिर उन्होंने पुलिस वालों से यह भी बताया कि हम में से हमारे मित्र संजय के पिताजी तो खुद पुलिस में हैं। ये सब बातें सुन अब इंस्पेक्टर और वहां आए 2 पुलिसकर्मियों ने भी इनसे बातचीत करनी शुरू की। जब विमल ने उनसे पूछा कि आप लोगों ने हमें इस तरह से क्यों गिरफ्तार किया और हमें लेकर चौकी में आए, तो पुलिस वाले ने इन्हें 2 बातें बताई। पहली बात ये कि एक हाईवे गैंग है जो हाईवे के साथ लगते हुए एटीएम्स पर जाते हैं और एटीएम्स को लूटते हैं। उस हाईवे गैंग के पास भी एक व्हाइट स्कॉर्पियो है, जैसे कि आप लोगों के पास है। और कल शाम भी हाईवे के पास यह हादसा हुआ। वायरलेस पर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में स्कॉर्पियो के बारे में बताया गया और यह भी बताया गया कि उस स्कॉर्पियो के अंदर 5-6 लोग हैं। क्योंकि स्कॉर्पियो का नंबर हमारे पास नहीं था, तो ऐसे में प्रोफाइलिंग उस स्कॉर्पियो की हो रही थी जो सफेद कलर की हो और जिसमें इस तरह के लोग हों, और आप पूरी तरीके से उस रूपरेखा में फिट हुए। उससे भी बड़ी बात यह कि जब भी इस तरह का कोई हादसा हाईवे पर होता है तो हाईवे से जुड़े बाकी रास्तों को तो देखा ही जाता है, साथ ही हम सब टोल पर भी ये जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में जिस टोल पर आप रुके और आपने टोल के कर्मचारी से बातचीत करी और उसे ये कहा कि हमारी गाड़ी में लाश है, तो टोल के उस कर्मचारी को लगा कि ये लोग ठीक नहीं। आप लोगों के जाते ही उसने हमें सूचना दी कि अभी अभी एक व्हाइट स्कॉर्पियो निकली है और स्कॉर्पियो के अंदर जो लोग बैठे हैं वो मुझे कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स की तरह लग रहे हैं। जैसे ही पुलिस कर्मचारी के मुंह से ये वार्तालाप सुना, विमल के सारे दोस्त विमल की ओर देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि जल्दी से पुलिस स्टेशन के बाहर निकलें और सबसे पहले विमल की पिटाई लगाई जाए। विमल के मजाक करने के अंदाज को जहां उसके सभी मित्र पसंद करते हैं, पर टोल प्लाजा पर किया गया मजाक विमल और विमल के साथियों को कुछ ज्यादा भारी पड़ गया। यहां कोरोना के बाद रिवेंज टूरिज्म तो नहीं हुआ, रिवेंज जरूर हुआ, पर वो रिवेंज इन्होंने नहीं लिया बल्कि टोल प्लाजा के उस कर्मचारी ने लिया जिससे ये बेवक्त का मजाक कर बैठे। तो दोस्तों, ये था किस्सा हाईवे गैंग। कैसा लगा आपको ये किस्सा, हमें जरूर बताएं। अपने किस्से भी भेजिए और बने रहिए किस्से का हिस्सा। नमस्कार।